हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे दा विंची कोड का तीसरा भाग। अध्याय 22। अगले आसन पर अपने घुटनों के बल प्रार्थना के बहाने झुका हुआ सिलास उस पूजा स्थल के नक्शे का मुआयना कर रहा था। दक्षिण दिशा की ओर देखने पर उसने पाया कि गहरे रंग के ग्रेनाइट के फर्श पर जड़ी हुई पीतल की एक पतली सी पट्टी पत्थर पर चमक रही थी। चर्च के फर्श पर एक तिरछी सुनहरी लकीर, उस लकीर पर किसी स्केल की तरह एक के बाद एक निशान बने हुए थे। सिलास को बताया गया था कि वो कोन के आकार का सनडायल जैसा एक पेगन उपकरण था। उसका नाम था रोजलाइन। धीरे धीरे सिलास ने उस पीतल की पट्टी पर अपनी नजरें दौड़ाईं, जो उसके सामने एक विषम कोण पर फर्श पर दाईं से बाईं ओर तक फैली हुई थी। सिलास धीरे से खड़ा हो गया और उसने चारों ओर नजरें घुमाकर यह सुनिश्चित किया कि कहीं कोई है तो नहीं। फिर वो बाईं ओर मुड़ा और उत्तर की ओर जाती हुई पीतल की उस रेखा के साथ साथ मीनार की ओर बढ़ गया। अध्याय 23। सोफी तेजी से चलती हुई उस हॉल के बाहर पहुंच चुकी थी जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई थी। अंदर घुसने से पहले उसे याद आया कि उसे एक चीज की जरूरत होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट। वो तेजी से उस तरफ दौड़ी जहां उसके दादा के शव के पास डीसीपीजे के उपकरण अभी भी पड़े हुए थे। उसने फुर्ती से एक अल्ट्रावायलेट लाइट उठाई और भागते हुए मोनालिसा वाले हॉल में घुस गई। जैसे ही वो अंदर घुसी, उसके मुंह से एक चीख निकलते निकलते बची। उसके सामने लैंगडन खड़ा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं अभी तक? सोफी, मेरी बात सुनो। ये जो अक्षर हैं PS, क्या तुम्हारे लिए उनका कोई और भी मतलब है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसका मतलब प्रिंसेस सोफी है। हाँ, जानता हूं, लेकिन क्या तुमने इन अक्षरों को कभी किसी और जगह पर भी देखा है? क्या तुम्हारे दादा ने इन अक्षरों का इस्तेमाल कभी भी किसी भी दूसरे रूप में किया था? किसी मोनोग्राम के रूप में, किसी लेखन सामग्री पर, या किसी भी और फॉर्म में? इस सवाल ने सोफी को चौंका दिया। ये बात इस आदमी को कैसे मालूम हो सकती है? सोफी ने वाकई उन अक्षरों का एक मोनोग्राम अपने दादा के पास देखा था जब वो बच्ची थी। ये उसके 9वें जन्मदिन की बात थी। वो पूरे घर में, सारी अलमारियों, सारी दराजों में अपना गिफ्ट ढूंढते हुए घूम रही थी, जो उसके दादा उसके लिए लाए थे और जिसे उन्होंने कहीं छुपा दिया था। जब उसे वो गिफ्ट कहीं नहीं मिला तो वो दादा के कमरे में पहुंच गई। उसके लिए उस कमरे में घुसना वर्जित था, लेकिन उस समय दादा सो रहे थे और वो अपनी बाल सुलभ उत्सुकता को दबा नहीं पाई थी। उनकी अलमारियों और सारी दराजों में ताक झांक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। अंत में एक छोटी सी दराज में उसे अपना गिफ्ट तो नहीं मिला, लेकिन अलबत्ता एक अजीब सी चाबी उसे नजर आई। ये चाबी सोने की बनी हुई थी और बहुत ही अलग तरह की थी। वो एक क्रॉस की शक्ल में थी, लेकिन जैसे आमतौर पर क्रॉस होते हैं वैसी नहीं, बल्कि इसका क्रॉस प्लस के चिन्ह के आकार का था। क्रॉस के बीचों बीच एक अजीब सा प्रतीक उभरा हुआ था, किसी फूल के डिजाइन में आपस में गुंथे हुए 2 अक्षर P और S। आमतौर पर चाबियां चपटी और दांतेदार होती हैं, लेकिन इस चाबी का पाया तिकोना था जिस पर सब तरफ उभरे हुए छोटे छोटे गोल निशान बने हुए थे। सोने की वो चाबी सोफी को बहुत ही पसंद आई, लेकिन तभी दादा उठ गए और जब उन्होंने सोफी के हाथ में वो चाबी देखी तो वो काफी नाराज हो गए। कई घंटों तक उससे बात न करने के बाद जब सोफी ने शर्मिंदा होते हुए उनसे माफी मांगी तो उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा था, ये चाबी बहुत खास किस्म की है सोफी। अगर तुमने इसको खो दिया होता तो तुम नहीं जानती कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें दूसरे लोगों की प्राइवेसी की इज्जत करना आना चाहिए। सोफी ने एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाई थी कि आखिर उस चाबी से क्या खुलता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके दादा ने कहा था, इससे एक संदूक खुलता है जिसमें मैंने बहुत से रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं। उस चाबी पर कुछ अक्षर भी थे और एक फूल भी था।
उसने दादा से कहा। तब उसके दादा ने उसे बताया था कि वे अक्षर उसके नाम के इनिशियल्स हैं और वो जो फूल है उसे फ्लर डी लीस कहा जाता है। उसके दादा अभी भी काफ़ी गंभीर थे और काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने उसके सामने एक चुनौती रखी थी। उन्होंने कहा था, मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ सोफ़ी। अगर तुम मेरी इस चाबी के रहस्य को हमेशा छिपा कर रखोगी और उसके बारे में आज के बाद कभी कोई बात नहीं करोगी, ना ही मुझसे ना ही किसी और से, तो एक दिन वो चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा। सोफी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। क्या सचमुच? हाँ, मैं वादा करता हूं, जब वक्त आएगा तो वो चाबी तुम्हारी होगी, उस पर तुम्हारा ही हक है। लैंगडन के प्रश्न से उसकी तंद्रा भंग हुई। वो उससे पूछ रहा था, इनिशियल्स सोफी, PS, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? सोफी के कानों में अपने दादा के शब्द गूंज गए, इस चाबी के बारे में कभी किसी से बात मत करना सोफी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बात रॉबर्ट को बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसे एक दूसरी बात याद आई। PS, रॉबर्ट लैंगडन की तलाश करो। उसके दादा ही चाहते थे कि वो लैंगडन की मदद ले। सोफी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने उन अक्षरों को देखा था जब मैं बहुत छोटी थी। कहाँ देखा था? सोफी एक बार फिर से हिचकिचाई। लैंगडन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सोफी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। क्या तुम ये बता सकती हो कि वो इनिशियल्स क्या फ्लर डी लीस के प्रतीक के साथ थे? सोफी लड़खड़ा गई। ये बात तुम्हें कैसे मालूम है? लैंगडन ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने स्वर को और भी धीमा करके कहने लगा, अब मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि तुम्हारे दादा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, एक बहुत ही प्राचीन ब्रदरहुड के, क्योंकि PS इनिशियल्स वाला फ्लर डी लीस उस ब्रदरहुड का ऑफिशियल लोगो है, उनका कुल चिन्ह है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? ये पूछते हुए सोफी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कहीं लैंगडन ये ना कह दे कि वो खुद भी उसका एक सदस्य है। मैंने इस समुदाय के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लैंगडन ने बताना शुरू किया। गुप्त संगठनों के प्रतीकों पर शोध करना मेरी विशेषज्ञता का एक हिस्सा है। वे अपने आप को प्रायरी ऑफ सायन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ फ्रांस में उनका हेडक्वार्टर है और पूरे यूरोप में उनके सदस्य फैले हुए हैं। पृथ्वी पर बचा रह गया वो एकमात्र प्राचीन संगठन है। इतिहास के बहुत बड़े बड़े कई व्यक्ति इस संगठन में शामिल रहे हैं। बॉटिसेली, सर आइजैक न्यूटन, विक्टर ह्यूगो और लियोनार्डो दा विंची। दा विंची एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था? सोफी ने हैरानी से पूछा। सिर्फ मेंबर ही नहीं, दा विंची ने 1510 और 1519 के बीच ग्रैंड मास्टर के रूप में इस संघ की अध्यक्षता की थी। और इसी बात से तुम समझ सकती हो कि लियोनार्डो के कामों के प्रति तुम्हारे दादा को इतना भारी लगाव क्यों था, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति एक ऐतिहासिक भाईचारे के बंधन में बंधे हुए थे। और ये सारी चीज़ें, देवियों की प्रतिमाओं, पेगन आस्थाओं और नारी देवताओं के प्रति उनके प्रबल आकर्षण और चर्च के प्रति उनकी घृणा से एकदम ठीक ठीक मेल खाती हैं। पवित्र नारीत्व यानी सेक्रेड फेमिनिज्म के प्रति श्रद्धा का द प्रायरी का एक अच्छा खासा लिखित इतिहास मौजूद है। क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि ये समुदाय पेगन देवियों का उपासक है? काफ़ी हद तक, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग एक बहुत ही पुराने रहस्य के रक्षक माने जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसके कारण उनके पास इतनी शक्ति है कि वे पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। अब सोफी को महसूस हो रहा था कि लैंगडन उसके दादा के बारे में उससे कहीं ज़्यादा जानता था जितना उसे पहले लग रहा था। इस अमेरिकन के पास ढेरों ऐसी जानकारी थी जो वो उसे दे सकता था, लेकिन ये जगह उन सारे कामों के लिए नहीं थी। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती रॉबर्ट कि वे लोग तुम्हें पकड़ लें। हमें बहुत सारी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उनसे कुछ मील की दूरी पर नदी के किनारे एक बड़े ट्रक का घबराया हुआ ड्राइवर बंदूक की नोक के सामने खड़ा था
और जुडिशियल पुलिस के उस कैप्टन को ताक रहा था जो गुस्से से फुफकार रहा था और जिसने अभी अभी नदी के उफनते पानी में साबुन की एक बट्टी फेंकी थी। अध्याय 24। सिलास ने चर्च की मीनार की ऊपर की ओर देखते हुए संगमरमर के उस विशाल स्तंभ की लंबाई का अंदाजा लगाया। खुशी के मारे उसे अपनी मांसपेशियां कसती हुई महसूस हुईं। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा ताकि ये सुनिश्चित कर ले कि वो अकेला ही था। उसके बाद वो उस मीनार के पैरों के पास घुटनों के बल झुक गया, श्रद्धा के वश नहीं बल्कि अपनी जरूरत के लिए। कीस्टोन रोजलाइन के तले छिपा हुआ है, सेंट सुलिपीस की मीनार के नीचे। सारे ब्रदर्स ने उसे यही बात बताई थी। अपने घुटनों पर बैठे सिलास ने पत्थर के फर्श पर अपना हाथ फिराया। उसे कोई ऐसी दरार या निशान नहीं मिला जिससे किसी सरकने वाली टाइल का संकेत मिलता। उसने अपनी उंगलियों से हल्के हल्के फर्श पर टटोलना शुरू किया। पीतल की पट्टी पर सरकता हुआ उसका हाथ जब मीनार तक पहुंच गया तो उसने पीतल की रेखा से जुड़ी हुई एक एक टाइल को थपथपाकर देखा। आखिरकार उसे वो टाइल मिल ही गई जो बाकियों से अलग आवाज कर रही थी। वहां फर्श के तले एक खोखली जगह है। उसके शिकारों ने उसे सही जानकारी दी थी। अब वो खड़े होकर कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिससे वो फर्श की उस टाइल को तोड़ सकता। जहां वो बैठा था वहां से कुछ ऊंचाई पर छज्जे में बैठी सिस्टर सैंड्रीन की सांसें थम गईं। उसके मन में बैठे डर की अब पुष्टि हो चुकी थी। ये आगंतुक वो नहीं था जो ऊपर से दिखाई दे रहा था। ये तो यहाँ किसी और ही मकसद से आया था, एक गुप्त मकसद से। सिस्टर सैंड्रीन सिर्फ चर्च की रक्षक नहीं थी, वो उससे ज्यादा भी कुछ थी। वो एक संतरी थी, एक पहरेदार। और आज की रात वो प्राचीन पहिया फिर से घूमने लग गया था। मीनार के तल पर इस अजनबी का पहुंचना ब्रदरहुड की ओर से आया हुआ एक संकेत था। ये विपत्ति की खामोश पुकार थी। अध्याय 25। पेरिस के उत्तर में बनी यूएस एम्बेसी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। रात की ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर ने फोन उठाया। उधर से कहा गया, गुड इवनिंग, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे बताया गया है कि आपके ऑटोमेटिक सिस्टम पर मेरे लिए एक टेलीफोन संदेश है। मेरा नाम रॉबर्ट लैंगडन है, लेकिन मैं अपना 3 अंकों वाला एक्सेस कोड भूल गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? ऑपरेटर एक पल के लिए खामोश रही और फिर बोली, माफ़ कीजिएगा सर, आपका ये संदेश शायद बहुत पुराना होगा। वो सिस्टम तो 2 साल पहले ही हटाया जा चुका है, और वैसे भी उस समय सारे एक्सेस कोड 5 अंकों के हुआ करते थे। आपको किसने कहा कि हमारे पास आपके लिए कोई संदेश है? आपके पास ऑटोमेटिक फ़ोन सिस्टम नहीं है? जी नहीं सर। आपने क्या नाम बताया था अपना? लेकिन उधर से फ़ोन कट चुका था। बेजुफैश बौखलाया हुआ सेन नदी के किनारे तेजी से टहल रहा था। उसे पक्का यकीन था कि उसने लैंगडन को एक लोकल नंबर डायल करते हुए और फिर 3 नंबरों का एक कोड एंटर करते हुए अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अगर लैंगडन ने एम्बेसी को फ़ोन नहीं किया था तो फिर किसे किया था? और तभी अचानक उसे याद आया कि वो फ़ोन उसके ही मोबाइल से किया गया था और उसके सारे सवालों के जवाब खुद उसके हाथ में मौजूद थे। फैश ने फ़ोन को चालू किया और हाल ही में डायल किए गए नंबरों की लिस्ट में से उस नंबर को ढूंढ निकाला। फुर्ती से उस नंबर को रीडायल करने के बाद उधर से आते संदेश को सुनते हुए उसका खून बुरी तरह से खौल रहा था। अध्याय 26। सोफी के सामने ये स्पष्ट कर देने के बाद कि उसका इरादा वहां से जाने का कतई नहीं है, अब वे दोनों उस हॉल में मोनालिसा की पेंटिंग की ओर बढ़ रहे थे। सोफी ने अल्ट्रावायलेट लाइट जला ली थी और दोनों फर्श का ध्यान से मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार वे संसार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग के सामने खड़े थे। लैंगडन अच्छी तरह जानता था कि पूरी दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग होने के उसके गौरव का उसकी पहेलीनुमा मुस्कान से कोई लेना देना नहीं था। ना ही इसका लेना देना उन व्याख्याओं से था जो कला के इतिहासकार वर्षों से करते रहे हैं। मोनालिसा की प्रसिद्धि सीधे सीधे सिर्फ इसलिए थी
क्योंकि लियोनार्दो दा विंची ने अपने जीवन काल में ये दावा कर रखा था कि वो उसकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग थी और वो जब कभी भी किसी भी यात्रा पर जाता था तो उसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाता था। अगर कोई उससे इसका कारण पूछता था तो वो कहता था कि नारी के सौंदर्य को इतने संपूर्ण रूप से उस पेंटिंग में अभिव्यक्त किया गया है कि उसके लिए उससे जुदा होना मुश्किल है। इसके बावजूद बहुत से कला इतिहासकारों को ये संदेह था कि मोनालिसा में दा विंची की इस श्रद्धा का उसकी कलात्मकता से कोई लेना देना नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो चित्र स्फुमैटो शैली का एक बहुत ही साधारण सा चित्र था। कई लोगों का तो ये भी दावा था कि उस काम के प्रति दा विंची का श्रद्धा भाव किसी दूसरी ज्यादा गहरी चीज से जुड़ा हुआ था, रंगों की परतों के पीछे छिपे किसी गुप्त संदेश से। मोनालिसा दरअसल संसार की उन पेंटिंग्स में से थी जिसको लेकर सबसे ज्यादा मजाक बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद आश्चर्य की बात यह थी कि अधिकांश लोगों का यही मानना था कि उसकी मुस्कुराहट में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था। लैंगडन आगे की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था, कोई रहस्य वहस्य नहीं है, कुछ नहीं है। तभी सोफी ने उसकी बाँह पकड़कर फर्श पर पड़ी एक खून की बूंद की ओर इशारा किया। इसका मतलब ये साफ था कि जैक सॉनिये मरने से पहले वहां आए थे। वे यहाँ बेवजह नहीं आए होंगे। मैं जानती हूँ उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए ज़रूर कोई संदेश छोड़ा है, लेकिन पूरे फर्श पर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं कोई संदेश नजर नहीं आया। ठीक उसी पल में लैंगडन को मोनालिसा के सामने के सिक्योरिटी प्लेक्सी ग्लास पर एक हल्की सी चमकती हुई चीज नजर आई। उसने सोफी के हाथ से लाइट लेकर उसकी रोशनी को सीधे चित्र पर डाला और दोनों हैरान रह गए। उस कांच के ऊपर बैंगनी रंग में 6 शब्द चमक रहे थे, जिनको ठीक मोनालिसा के चेहरे के आर पार घसीटकर लिखा गया था। अध्याय 27। सोनिया की डेस्क पर बैठे लेफ्टिनेंट कोल ने हैरानी से फोन को अपने कानों से दबा लिया। क्या मैंने फैश की बात ठीक से सुनी है? साबुन की टिकिया सर, लेकिन लैंगडन को जीपीएस डॉट के बारे में कैसे पता चला? सोफी नेवू ने उसे बताया है। क्या? क्यों? मैंने अभी अभी एक रिकॉर्डिंग सुनी है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसी ने उसे ये खबर दी थी। अच्छा ये बताओ, क्या वहां कोई फायर अलार्म बंद हुए हैं? नहीं सर। और ग्रैंड गैलरी से कोई बाहर भी नहीं निकला है? जी नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि लैंगडन अभी भी ग्रैंड गैलरी के अंदर ही है। क्या वहां पर लुव्र का जो सुरक्षाकर्मी मौजूद है वो हथियारबंद है? हाँ सर, वो एक सीनियर वार्डन है। उसे तैयार रहने को कहो, फैश ने ऑर्डर दिया। मेरे आदमियों को वहां पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लैंगडन वहां से निकलकर भाग जाए। और बेहतर होगा कि उस वार्डन को यह भी बता दो कि एजेंट नेवू भी उसके साथ है। हालात को होशियारी से संभालना। मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस लौटूं तो लैंगडन और नेवू बंदूक की नोक पर मेरे सामने हों। ट्रक के वहां से रवाना होते ही फैश ने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया। रॉबर्ट लैंगडन एक बहुत ही चालाक शिकार साबित हुआ था और अब जबकि नेवू भी उसकी मदद कर रही थी, उसे घेरना और भी मुश्किल हो सकता था। फैश ने फैसला किया कि अब वो कोई और खतरा मोल नहीं लेगा। उसने अपने आधे आदमियों को लुव्र वापस भेज दिया और बाकी आधों को पेरिस की उस एकमात्र जगह पर भेज दिया जहां लैंगडन सुरक्षित ठिकाना पा सकता था। अध्याय 28। कांच की उस पारदर्शी दीवार पर लिखे उन 6 शब्दों को आश्चर्य से देखते हुए लैंगडन फुसफुसाया। द प्रायरी। इससे जाहिर होता है कि तुम्हारे दादा उसके सदस्य थे। तुम इन शब्दों को समझते हो? अच्छी तरह से। ये द प्रायरी के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। सो डार्क द कॉन ऑफ मैन, यानी बहुत गहरी है पुरुष की ठगी। देवी पूजा को चिरस्थायी बनाने की द प्रायरी की परंपरा इस विश्वास पर टिकी हुई थी कि शुरुआती ईसाई चर्च के शक्तिशाली पुरुषों ने झूठी बातों का प्रचार करके संसार को ठगा था और नारी के सम्मान को गिराते हुए चीजों को पुरुषों के पक्ष में कर दिया था। लैंगडन ने सोफी को उन शब्दों का अर्थ समझाते हुए कहा। दरअसल द प्रायरी का मानना है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और उनके उत्तराधिकारियों ने संसार को बड़ी ही कामयाबी के साथ मैट्रियार्की
यानी मातृसत्ता वाले पेगन धर्म से विचलित करके पैट्रियार्की यानी पुरुष सत्ता वाली क्रिश्चियनिटी में बदल दिया। इस काम के लिए उन्होंने गलत प्रचार का ऐसा अभियान चलाया जिसने पवित्र नारीत्व को पैशाचिक रूप दे दिया और इस तरह आधुनिक धर्म के भीतर से देवियों का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो गया। आधुनिक चर्च ने दुनिया की भलाई के लिए जो अपार काम किया है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद चर्च का एक धूर्ततापूर्ण और हिंसक इतिहास तो रहा ही है। पेगन और स्त्री को पूजने वाले धर्मों को नए सिरे से पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने जो क्रूरता से भरे धर्म युद्ध या क्रूसेड्स चलाए थे वो 3 सदियों से भी ज्यादा तक फैले हुए थे। उनमें अपनाए गए तरीके बहुत ही भयानक थे। पुरोहित वर्ग को साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि स्वतंत्र और प्रगतिशील सोच रखने वाली महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर उनके ठिकानों का पता लगाया जाए, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाएं और फिर खत्म कर दिया जाए। इसे उस समय विच हंटिंग यानी डायनों की खोज का नाम दिया गया था। चर्च के द्वारा डायन करार दी गई इन औरतों में दुनिया भर की विद्वान औरतें, पुजारिनें, जिप्सियां, योगिनियां, प्रकृति प्रेमी, जड़ी बूटियां इकट्ठी करने वाली और ऐसी तमाम औरतें शामिल थीं जिन पर कुदरत के साथ जुड़े होने का संदेह किया जाता था। नर्सों को भी इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वे अपने डॉक्टरी ज्ञान का इस्तेमाल करके बच्चे के जन्म की पीड़ा को सहने लायक बना देती थीं। इसके बारे में चर्च का दावा था कि क्योंकि ईव ने ज्ञान का फल चखा था और मूल पाप को उत्पन्न किया था, इसलिए ईश्वर द्वारा उसे दिया गया ये दंड पूरी तरह उचित था और उसे हर तरह की पीड़ा सहनी ही होगी। डायनों के शिकार के इन 300 सालों के दौरान चर्च ने 50 लाख से भी ज्यादा औरतों को जलाकर मार डाला था। ये सारा रक्तपात आखिरकार कामयाब रहा था। आज की दुनिया इसका जीता जागता प्रमाण थी। सारे संसार के चर्चों से औरतों का सफाया किया जा चुका था। अब ना तो कोई भी यहूदी धर्मगुरु या कैथोलिक पुरोहित मौजूद थीं और ना ही कोई मुसलमान पुरोहित। देवियों के दिन बीत चुके थे। धरती माता पुरुष का संसार बन चुकी थी और विनाश और युद्ध के देवता कहर ढा रहे थे। द प्रायरी ऑफ सायन का मानना था कि आधुनिक जीवन से पवित्र नारीत्व के गायब हो जाने का ही नतीजा था, जिससे जीवन में असंतुलन पैदा हुआ था। इतना बोलकर लैंगडन चुप हो गया, लेकिन सोफी के चेहरे पर अभी भी अनिश्चय का भाव बना हुआ था। मेरे दादा ने मुझे ये बताने के लिए यहाँ भेजा था। मुझे लगता है कि वे जरूर इससे ज्यादा कुछ कहना चाहते थे। लैंगडन उसका मतलब समझ गया। सोफी को लग रहा था कि इन शब्दों में कोई कोड छिपा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सोफी धीरे से फुसफुसाई, कोई आ रहा है, जल्दी मेरे पीछे आओ। उसने गलियारे में पास आती पैरों की आहटें सुनी। यहां आओ, सोफी ने कहा और पलक झपकते वो उस कोने में गायब हो गई। वो तेज तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा ही था कि एक जोरदार आवाज ने उसके पैरों को सुन्न कर दिया। जहां हो वहीं रुक जाओ। लुव्र का सुरक्षा अधिकारी हाथ में पिस्तौल लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लैंगडन के हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। लेट जाओ, गार्ड ने आदेश दिया। एक पल के भीतर लैंगडन का चेहरा फर्श पर था। गार्ड तेजी से आगे आया और उसने एक जोर की लात जमाते हुए लैंगडन के पैरों को फैला दिया। लकड़ी के उस पैटर्न युक्त फर्श पर औंधे पड़े लैंगडन के हाथ और पैर फैले हुए थे। अपनी इस विडंबनापूर्ण मुद्रा को याद कर लैंगडन को मन ही मन हल्की सी हंसी आ गई। वो भी इस वक्त बिल्कुल द विट्रूवियन मैन की तरह लग रहा होगा, वहां औंधे पड़े हुए उसने सोचा। अध्याय 29। चर्च के भीतर से मोमबत्ती का एक लोहे का भारी भरकम क्षमादान लेकर सिलास मीनार की ओर बढ़ रहा था। इस क्षमादान से फर्श को तोड़ने में उसे बेहतर मदद मिलती, लेकिन क्या बिना अच्छी खासी आवाज किए वो उस टाइल को तोड़ पाएगा? संगमरमर के ऊपर लोहा, ये आवाज अंदरूनी छत के पार तक गूंजेगी। क्या वो नन उसकी आवाज सुन लेगी? वैसे तो अब तक वो सो चुकी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा जोखिम था जो सिलास उठाना नहीं चाहता था। उसने चारों ओर सिर घुमाकर किसी कपड़े की तलाश की ताकि वो उसे लोहे के क्षमादान के ऊपर लपेट सके। जब उसे और कोई कपड़ा दिखाई नहीं दिया
तो उसने अपने लबादे की गांठ खोली और उसे लोहे की छड़ के सिरे पर लपेट दिया। इसके बाद फर्श की टाइल के बीचों बीच निशाना साधते हुए उसने उसकी नोक से प्रहार किया। धप की एक हल्की सी आवाज हुई, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने छड़ को एक बार फिर उस पर जोर से पटका। इस बार पत्थर पर एक हल्की सी दरार पड़ गई। तीसरे प्रहार के बाद आखिरकार वो ढक्कन चरमरा गया और पत्थर के टुकड़े फर्श के खोखले तले में जा गिरे। बचे हुए टुकड़ों को उसने जल्दी जल्दी वहां से हटाया और उस खोखले के अंदर झांक कर देखा। जब उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने अपने हाथ से उसके अंदर टटोलना शुरू किया। शुरू में तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। खोखले के अंदर का फर्श सिर्फ एक चिकना पत्थर था, लेकिन काफी गहरे तक टटोलने पर, अपना हाथ रोज लाइन के ठीक नीचे ले जाने पर उसने किसी चीज की छुअन को महसूस किया। पत्थर की एक मोटी पट्टी। उसके कोने तक अपनी उंगलियों को ले जाते हुए उसने पट्टी को कसकर पकड़ा और धीरे से बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने खड़े होकर उसे देखा तो उसने पाया कि उसके हाथ में पत्थर की एक खुरदुरी कटी हुई पट्टी थी जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। उन शब्दों को पढ़ते हुए उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद थी कि उस कीस्टोन के ऊपर कोई नक्शा होगा या निर्देशों की कोई पेचीदा श्रृंखला होगी जो शायद कोड वर्ड में लिखी हुई होगी, लेकिन उस कीस्टोन पर एक बहुत ही आसान इबारत लिखी हुई थी, जॉब 3811। क्या ये बाइबल का स्तोत्र था? शैतानियत से भरी इस सरलता पर सिलास हैरान था। जिस चीज की गुप्त जगह की उन्हें तलाश थी वो बाइबल के एक छंद में बताई गई थी। धर्मपरायण लोगों का मजाक उड़ाने में ब्रदरहुड ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जॉब की पोथी, अध्याय 38, स्तोत्र 11। हालांकि सिलास इस वक्त 11वें स्तोत्र को ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि जॉब की पोथी एक ऐसे आदमी का किस्सा बयान करती है जिसकी ईश्वर में आस्था बार बार की परीक्षाओं के बावजूद अडिग बनी रही थी। कितना सटीक था ये! वो अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं पा रहा था। उसने झुककर झिलमिलाती हुई रोजलाइन को देखा और बरबस मुस्कुरा दिया। मुख्य वेदी के ऊपर चमड़े की जिल्द वाली एक विशाल बाइबल खुली पड़ी थी। दूसरी ओर ऊपर छज्जे पर सिस्टर सेंट्रीन खड़ी कांप रही थी। कुछ क्षण पहले वो भागकर अपने आदेशों का पालन करने वाली थी कि तभी नीचे खड़े उस आदमी ने अपना लबादा उतार दिया था। वो उसका खड़िया जैसा सफेद शरीर देखकर घबरा गई थी। उसकी विशालकाय पीली पीठ खून के लाल धब्बों से भरी पड़ी थी। इतनी दूर से भी वो देख पा रही थी कि वे सारे घाव ताज़ा थे। उसने उसके पैर पर लिपटी खून से भरी पट्टी भी देखी, जिसके नीचे का घाव अभी भी रिस रहा था। वो कैसा ईश्वर होगा जो इंसान की देह को इस तरह दंडित होते देखना चाहता होगा। सिस्टर सेंड्रीन जानती थी कि ओपस डेई के अनुष्ठान ऐसे नहीं थे जो उसे कभी भी समझ में आ पाते, लेकिन फिलहाल उसकी चिंता का विषय ये नहीं था। ओपस डेई कीस्टोन की तलाश में है। उनको इसकी जानकारी कैसे मिली होगी, इसकी कल्पना सिस्टर नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती थी कि उसके पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। वो खून से सना सन्यासी अब एक बार फिर से अपना लबादा पहन रहा था। वेदी के पास बाइबल की ओर बढ़ता हुआ वो अपने उपहार को कसकर पकड़े हुए था। खामोशी के साथ सिस्टर सेंड्रीन छज्जे से उतरी और तेजी से हॉल से होती हुई अपने कमरे की ओर भागी। घुटनों और पंजों के बल झुककर उसने अपने बिस्तर के नीचे से वो मुहरबंद लिफाफा निकाला जिसे उसने 3 साल पहले वहां छिपाया था। लिफाफे को फाड़कर खोलने पर उसको उसमें रखे हुए पेरिस के 4 फोन नंबर मिले। कांपते हाथों से वो नंबर डायल करने लगी। उधर नीचे सिलास ने पत्थर की उस पट्टी को वेदी पर रख दिया और उतावले हाथों से चमड़े की जल्द वाली बाइबल को पलटने लगा। पन्नों को पलटते हुए उसकी उंगलियां पसीने से भीग रही थीं। ओल्ड टेस्टामेंट के पन्ने पलटते हुए उसने जॉब की पोथी ढूंढ निकाली, फिर 38वां अध्याय खोला। 11वां स्तोत्र मिलने पर सिलास ने उस इबारत को पढ़ा। अनिश्चय में पढ़कर उसने उसे दोबारा पढ़ा और उसे लगा कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। स्तोत्र में सिर्फ इतना लिखा हुआ था, यहाँ तक तुम आओगे लेकिन इससे आगे नहीं। अध्याय 30। सुरक्षा वार्डन मोनालिसा के सामने जमीन पर पड़े अपने बंधक के पास खड़ा गुस्से से कांप रहा था। वार्डन और उसकी टीम के लिए सोनिये एक चहेते पिता की तरह थे और इस कमीने ने जैक सोनिये की हत्या की है।
इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा उठ रही थी कि वो अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दे। बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाकर उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और मदद के लिए रेडियो संदेश भेजने लगा, लेकिन घरघराहट के सिवा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। इस चेंबर की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था कम्युनिकेशन में हमेशा ही परेशानी पैदा किया करती थी। मुझे दरवाजे तक जाना होगा, उसने सोचा। अपनी पिस्तौल को उसी तरह ताने वो धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगा। वो कुछ ही कदम चला होगा कि अचानक रुक गया। कमरे के पिछले हिस्से में उसे अंधेरे में चलती एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसने सख्त आवाज में पूछा, कौन है वहां? औरत ने शांत स्वर में जवाब दिया, पीटीएस। लेकिन डीसीपीजे के अधिकारी तो जा चुके हैं। तुम इस वक्त यहां तलाशी किस लिए ले रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? सोफी नेवू, औरत ने फिर से उसी शांत स्वर में जवाब दिया। वार्डन के दिमाग के किसी कोने में ये नाम दर्ज था। सोफी नेवू, ये तो सोनिया की पोती का नाम था। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब वो अक्सर यहाँ आया करती थी, लेकिन वो तो सालों पुरानी बात थी। ये वो तो नहीं हो सकती। और अगर ये वही सोफी भी थी तो भी उस पर विश्वास करने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। औरत ने पुकारते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं। जैक सोनिये मेरे दादा थे और रॉबर्ट लैंगडन ने उनकी हत्या नहीं की है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। वार्डन इस बात पर सहज ही भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसने फिर से अपने वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही घरघराहट। मेन गेट अभी भी उससे 20 गज पीछे था। उसने फिर से पीछे हटना शुरू किया। पीछे हटते हुए वो देख पा रहा था कि वो औरत अपनी अल्ट्रावायलेट लाइट से मोनालिसा के ठीक सामने लटके एक बड़े से चित्र को चेक कर रही थी। दूसरी ओर सोफी अपने माथे पर ठंडा पसीना छूटते हुए महसूस कर रही थी। लैंगडन अभी भी फर्श पर पड़ा था। ये जानते हुए कि वार्डन उनमें से किसी पर भी गोली नहीं चलाएगा, सोफी ने वापस अपना ध्यान अपने काम की तरफ मोड़ दिया। इससे पहले कि वार्डन बाहर से मदद लेकर आता, उसे अपना काम पूरा अवश्य करना था। यहाँ कुछ तो होना चाहिए। सोफी को पक्के तौर पर लग रहा था कि उसने अपने दादा के इरादे को अच्छी तरह समझ लिया था। जिस महान पेंटिंग को वो चेक कर रही थी वो 5 फुट लंबा कैनवास था। ये पेंटिंग भी दा विंची की ही बनाई हुई थी। जिस अजीबोगरीब दृश्य को इसमें विंची ने चित्रित किया था उसमें मदर मैरी एक विचित्र सी मुद्रा में बेबी यीशु, जॉन द बैप्टिस्ट और एंजेल यूरियल के साथ चट्टानों के एक समूह के बीच बैठी हुई थी। उसने मोनालिसा के सुरक्षा कांच पर लिखे संदेश को याद किया, सो डार्क द कॉर्न ऑफ मैन। उसके सामने लटके हुए चित्र के आगे कोई सुरक्षा कांच नहीं था और सोफी जानती थी कि उसके दादा खुद उस चित्र के ऊपर कुछ लिखकर उस महान कलाकृति को कभी भी खराब नहीं कर सकते थे। कम से कम चित्र के सामने की ओर तो नहीं ही। कहीं उनका संदेश इसके पीछे तो नहीं छुपा है। उसने जल्दी जल्दी पेंटिंग का पिछला हिस्सा चेक किया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। वो निराश होकर वहां से हटने ही वाली थी कि तभी उसकी निगाहें फ्रेम की लकड़ी के निचले किनारे के पास चिपकी हुई चमकीली धातु की एक विचित्र सी चमक पर ठहर गईं। वो एक छोटी सी चीज थी जिसका एक हिस्सा उस दरार में धंसा हुआ था जहां फ्रेम और कैनवास मिलते थे। एक चमकती हुई सुनहरी चेन उससे नीचे लटक रही थी। ये देखकर सोफी की आंखें फटी रह गईं कि वो चेन एक सुपरिचित सुनहरी चाबी से जुड़ी हुई थी। ये वही चाबी थी जो उसने अपने 9वें जन्मदिन पर गलती से देख ली थी। उस पल सोफी को लगा जैसे उसके दादा की आत्मा उसके कानों में फुसफुसा रही हो, समय आने पर ये चाबी तुम्हारी होगी। इस चाबी से एक संदूक खुलता है जहां मैंने बहुत से रहस्य छिपा कर रखे हैं। अब जाकर सोफी को समझ में आया कि आज की रात की इन सारी पहेलियों का उद्देश्य इस चाबी तक पहुंचना था। जब उसके दादा की हत्या की गई तब ये उनके पास होगी। इसे पुलिस के हाथ ना लगने देने के लिए उन्होंने इसे चित्र के पीछे छिपाया था। इसके बाद उन्होंने ट्रेजर हंट की ऐसी चतुराई भरी पहेली तैयार की जिससे ये सुनिश्चित हो सकता कि वो सिर्फ और सिर्फ सोफी को ही मिले। तभी उसे मदद के लिए पुकारता वार्डन का स्वर सुनाई दिया। सोफी ने फुर्ती से चित्र के पीछे से चाबी को खींचा और अपनी पेन लाइट के साथ उसे अपनी जेब में अंदर तक छिपा लिया।
वार्डन अब बड़ी तेजी के साथ मेन गेट की ओर हट रहा था और सोफी जानती थी कि उसे तुरंत ही हरकत में आना होगा। जिस चित्र के पीछे वो छिपी हुई थी उसे देखते हुए सोफी को महसूस हुआ कि आज रात दूसरी बार लियोनार्डो दा विंची उसकी मदद के लिए वहां मौजूद था। उसकी तीखी आवाज कमरे में गूंज उठी, रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। वार्डन ने उधर देखा और चलते चलते बीच में ही रुक गया। माय गॉड, नहीं! अंधेरे के बावजूद उसे साफ नजर आ रहा था कि उस औरत ने उस विशाल चित्र को दीवार से उतारकर फर्श पर अपने सामने खड़ा कर रखा था। 5 फुट लंबे उस कैनवास ने उसके शरीर को करीब करीब पूरा ढक दिया था। वार्डन के मन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो ये कि चित्र को लटकाने वाले तार ने अलार्म क्यों नहीं बजाया। लेकिन आज रात कलाकृतियों के केबल सेंसर को फिर से चालू किए जाने का काम अभी बाकी था। उसके बाद उसने जो दृश्य देखा उससे उसका खून जैसे जम गया। कैनवास अचानक बीचों बीच फूलने लगा था। वर्जिन मैरी, बेबी यीशु और जॉन द बैप्टिस्ट की नाजुक रूपरेखाएं विकृत होने लगी थीं। दा विंची की उस बहुमूल्य कलाकृति को तनते हुए देखकर वो डर के मारे सुन्न पड़ गया। वो औरत कैनवास के बीचों बीच पीछे से उस पर अपने घुटने का दबाव डाल रही थी। वार्डन ने जल्दी से अपने पिस्तौल का निशाना उसकी ओर किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो कैनवास सिर्फ एक कपड़ा था, लेकिन पूरी तरह अभेद्य था। वो $60 लाख मूल्य का कवच था उस औरत के लिए। दा विंची की कलाकृति को मैं किसी भी कीमत पर गोली से नहीं भेद सकता, उसने सोचा। औरत ने शांत स्वर में कहा, अपनी गन और रेडियो नीचे रख दो, नहीं तो मैं अपने घुटने से इस चित्र को फाड़ दूंगी। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर मेरे दादा ये देखते तो उन्हें कैसा लगता। वार्डन को अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। प्लीज़ नहीं, वो मैडोना ऑफ द रॉक्स है। उसने जल्दी से अपनी बंदूक और रेडियो ज़मीन पर रख दिए और दोनों हाथ सिर के ऊपर कर लिए। ठीक है, अब वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद वार्डन को वहीं छोड़कर और उसकी पिस्तौल अपने कब्जे में लेकर वे दोनों इमरजेंसी सीढ़ियों से सरपट भागे चले जा रहे थे। एक बार में 4-4 सीढ़ियां उतरते हुए लैंगडन सोच रहा था कि क्या सोफी को इस बात का अंदाज़ा भी था कि वो चित्र कितना मूल्यवान था जिसे वो करीब करीब बर्बाद कर देने पर तुल गई थी। दा विंची के जिस काम को उसने हथिया लिया था वो काफ़ी हद तक मोनालिसा की ही तरह अपने छिपे हुए पेगन प्रतीकों के लिए इतिहासकारों के बीच बदनाम था। तुमने एक बड़े ही कीमती बंधक का चुनाव किया था सोफी, उसने भागते भागते कहा। सोफी ने जवाब दिया, मैडोना ऑफ द रॉक्स जानती हूँ, लेकिन उसका चुनाव मैंने नहीं किया, मेरे दादा ने किया था। वे मेरे लिए उसके पीछे एक छोटा सा तोहफा छोड़ गए हैं। लैंगडन ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो कौन सा चित्र था? मैडोना ऑफ द रॉक्स ही क्यों? सो डार्क द कॉर्न ऑफ मैन। वो जीत के भाव से उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। 2 एनाग्राम्स के मामले में मुझसे गलती हो चुकी थी, अब तीसरे मामले में मैं चूकने वाली नहीं थी। अध्याय 31। वे मर चुके हैं। सिस्टर सैंड्रीन सेंट सुलिपीस के अपने घर पर टेलीफोन में घबराई हुई आवाज में बोल रही थी। वो एक आंसरिंग मशीन पर अपना संदेश छोड़ रही थी। प्लीज फोन उठाइए, वे सब मर चुके हैं। लिस्ट के शुरुआती 3 नंबरों पर उसे बहुत ही डरावने नतीजे मिले थे। एक हिस्टीरिया की शिकार विधवा, एक हत्या की मौकाई वारदात पर देर रात तक काम कर रहा जासूस और एक शोक से संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाता हुआ दुखी पादरी। तीनों नंबरों पर रह रहे लोग मर चुके थे और अब जब उसने चौथे और आखिरी नंबर पर फोन लगाया था, वो नंबर जिस पर उससे तब तक फोन न करने को कहा गया था जब तक कि पहले 3 नंबरों पर बात ना हो पा रही हो, तो वहां उसे एक आंसरिंग मशीन मिली थी। संदेश प्राप्त करने वाले की ओर से कोई नाम नहीं बताया गया था, सिर्फ संदेश छोड़ देने के लिए कहा गया था। फर्श का पैनल तोड़ा जा चुका है, अन्य 3 मर चुके हैं। अपना संदेश पूरा करते हुए सिस्टर कह रही थी। वो उन 4 लोगों की पहचानों को नहीं जानती थी जिनको उसने सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन उसके बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे गए वे निजी फोन नंबर केवल एक ही परिस्थिति में उपयोग करने के लिए थे।
उसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। अगर फर्श का वो पैनल कभी तोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे ऊपर की मंडली को भेद दिया गया है। हम में से किसी एक को जान से मारने की धमकी दी गई है और एक हताशा से भरा झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया गया है। इन नंबरों पर तुरंत फ़ोन करना, बाकी लोगों को चौकन्ना करना, इस काम में एक पल की भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये एक खामोश चेतावनी थी, एकदम सीधी और सरल। जब उसने इस योजना को पहली बार सुना था तो उसे बहुत हैरानी हुई थी। अगर किसी भी एक ब्रदर की पहचान खतरे में पड़ जाती तो वो एक झूठ बोल सकता था जो दूसरे लोगों को चेतावनी देने की प्रक्रिया को गतिशील कर देता। लेकिन आज रात ऐसा लग रहा था कि एक से ज्यादा पहचानें खतरे का शिकार हो चुकी थीं। प्लीज जवाब दीजिए, आप कहाँ हैं? वो एक बार फिर से फुसफुसाई। तभी उसे अपने पीछे से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, फोन रख दो। आतंक से मुड़कर उसने उस आदमी को देखा। उसके हाथ में वही मोमबत्ती दान था। कांपते हुए उसने फोन को क्रैडल पर रख दिया। उस आदमी ने कहा, वे मर चुके हैं, चारों के चारों, और उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। जल्दी बताओ वो कीस्टोन कहाँ पर है? मैं कुछ नहीं जानती। उस रहस्य की रक्षा का काम दूसरे लोगों के हाथों में है, दूसरे लोग जो मर चुके हैं। वो आदमी आगे बढ़ा। तुम चर्च की सिस्टर हो और फिर भी उन लोगों के लिए काम करती हो। यीशु का एक ही सच्चा संदेश था और वो संदेश मुझे ओपस डेई में दिखाई नहीं देता, सिस्टर ने गंभीर स्वर में कहा। सन्यासी की आंखों में सहसा क्रोध का एक विस्फोट हुआ। वो मोमबत्ती दान को लेकर उसके ऊपर झपटा। सिस्टर सैंड्रीन जमीन पर गिर पड़ी। मरते वक्त उसके चेहरे पर उस व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ घृणा के भाव थे। अध्याय 32। लैंगडन और सोफी जैसे ही बिल्डिंग की चारदीवारी से बाहर निकले, सोफी ने उसे पुकारते हुए सामने खड़ी लाल रंग की एक 2 सीटों वाली चपटी कार की ओर इशारा किया। कहीं ये लड़की मजाक तो नहीं कर रही है। उससे छोटी कार लैंगडन ने कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे के भाव देखते हुए सोफी ने मुस्कुराकर कहा, स्मार्ट कार, एक बार के पेट्रोल में 100 किलोमीटर। लैंगडन अभी ठीक से पैसेंजर सीट पर बैठ भी नहीं पाया था कि सोफी ने पागलों की तरह कार दौड़ा दी। लैंगडन अरे अरे करता ही रह गया, लेकिन सोफी के सिर पर मानो भूत सवार था। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहती थी। आखिरकार कई मोड़ पार करने के बाद जब वे सीधे रास्ते पर आ गए और लैंगडन के दिल की धड़कनें कुछ धीमी पड़ी तो उसने सिर घुमाकर उससे कहा, बड़ा ही दिलचस्प था। सोफी ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसकी आंखें सामने सड़क पर ही जमी हुई थीं। एम्बेसी अब सिर्फ 2 मील की दूरी पर थी। लैंगडन ने उससे फिर पूछा, उस पेंटिंग के पीछे क्या था? हम एक बार सुरक्षित एम्बेसी पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम मुझे वो दिखाओगी? लैंगडन हैरानी में पड़ गया। वो तुम्हारे लिए कोई चीज छोड़ कर गए हैं? सोफी ने हाँ में सिर हिलाया। और कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, एक ऐसी चीज जिस पर PS अक्षरों के साथ फ्लर्डिलीस बनाया गया है। लैंगडन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही सोफी ने अपनी स्मार्ट कार को दाईं ओर की सड़क पर मोड़कर पेड़ों की कतार से घिरे पेरिस के राजनयिक इलाके में प्रवेश किया तो दोनों की जान में जान आई। लेकिन उनकी ये खुशी बस पल भर की ही थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही लैंगडन ने घबराए स्वर में कहा, सोफी रुको रुको। सोफी ने जब सड़क पर सामने की ओर देखा तो उसका खून जम गया। करीब 100 गज की दूरी पर पूरा चौराहा DCPJ की कारों से ब्लॉक कर दिया गया था। उनका इरादा जाहिर था। उन्होंने पूरे एवेन्यू को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वे एम्बेसी तक ना पहुंच पाएं। वहां सड़क पर अपनी कारों के पास खड़े 2 DCPJ के अधिकारी उन्हीं की दिशा में देख रहे थे। जल्दबाजी मत करना सोफी, गाड़ी को धीरे धीरे वापस मोड़ो। अपनी स्मार्ट कार को रिवर्स में लेते हुए उसने 3 पॉइंट टर्न लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। जैसे ही उसने कार को दौड़ाना शुरू किया, उसने अपने पीछे टायरों की ऊंची आवाज़ सुनी। सायरन चिंगाड़ने शुरू हो गए थे। गालियां बकते हुए सोफी ने
पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पैर जमा दिया। अध्याय 33। सोफी की स्मार्ट कार दूतावासों के बीच से रास्ता बनाती हुई आखिरकार मुख्य सड़क पर आकर जैसे तैसे उस राजनयिक इलाके से तेजी से दूर भागी। लैंगडन को लग रहा था कि उसके सामने अब विकल्प कम से कम होते जा रहे थे। अभी के लिए तो सोफी पुलिस से बच निकली थी, लेकिन उसे संदेह था कि उनका भाग्य लंबे समय तक उनका साथ दे पाएगा। स्टीयरिंग संभाले सोफी अपने स्वेटर की जेब की तलाशी ले रही थी। उसने वहां से एक छोटी सी मेटल की चीज निकाली और लैंगडन के हाथ में थमा दी। रॉबर्ट, बेहतर होगा कि तुम जरा इसको देखो। यही वो चीज है जो मेरे दादा मेरे लिए मैडोना ऑफ द रॉक्स के पीछे छोड़ गए हैं। अपने शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस करते हुए लैंगडन ने उस चीज को लिया और उसे गौर से देखा। वो काफी वजनी थी और एक क्रॉस के आकार की थी। उसे देखकर उसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आई वो थी किसी कब्र पर स्मृति चिन्ह के तौर पर लगाने के लिए तैयार की गई क्रॉस के आकार की खूंटी का एक बहुत छोटा सा रूप। लेकिन तभी उसका ध्यान इस तरफ गया कि उस क्रॉस से लगा हुआ बीच का हिस्सा प्रिज्म और त्रिभुज के आकार का था। इस हिस्से पर सैकड़ों की संख्या में 6 कोनों की छोटी छोटी बिंदियां उभरी हुई थीं। सोफी ने उसे बताया, ये लेजर कट की है। इस पर जो 6 लाइनों वाली बिंदियां हैं उन्हें लेजर की आंख से पढ़ा जाता है। लैंगडन ने ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी। इसके दूसरी तरफ देखो, सोफी ने कहा। जब लैंगडन ने चाबी को घुमाकर देखा तो उसे जबरदस्त झटका लगा। वहां क्रॉस के बीचों बीच PS अक्षरों के साथ लिली का एक फूल था, जिसको बहुत ही कलाकारी के साथ तैयार किया गया था। ये वही स्टैंप है सोफी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, प्रायरी ऑफ सायन का ऑफिशियल चिन्ह। सोफी ने कहा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, ये चाबी मैंने सालों पहले देखी थी। उन्होंने मुझसे इसके बारे में फिर कभी बात ना करने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस ताली से एक ऐसा बॉक्स खुलता है जिसमें उन्होंने बहुत सारे रहस्यों को छिपाकर रखा हुआ है। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इससे क्या खुलता है? इस बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है, लैंगडन ने कहा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें यहां से हटना होगा। हमें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत है जहां हम इत्मीनान से बैठकर ये पता लगा सकें कि इस चाबी से क्या खुलता है। लैंगडन ने कुछ सोचते हुए कहा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस का मेरे मेजबान का घर कैसा रहेगा? वो तो बहुत जाहिर सी जगह है, फैश उन लोगों से जरूर पूछताछ करेगा, सोफी ने कहा। तो फिर तुम ही बताओ, तुम यहाँ रहती हो, तुम लोगों को जानती होंगी। फैश मेरे फोन और सारे ईमेल रिकॉर्ड्स की भी जांच करेगा, मेरे साथ काम करने वालों से बात करेगा। मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी इस वक्त संदेह के घेरे में हैं, और किसी होटल में जाना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि वो ID कार्ड मांगते हैं। लैंगडन के मन में एक और विचार आया। चलो हम एम्बेसी को फ़ोन करते हैं। मैं उन्हें सारी हालात बता देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे लोग किसी को हमसे मिलने किसी जगह पर भेज दें। हमसे मिलने? सोफी उसकी ओर यूं देखने लगी जैसे वो पागल हो गया हो। तुम क्या सपना देख रहे हो रॉबर्ट? तुम्हारी एम्बेसी का उसकी अपनी जमीन के अलावा और कहीं कोई अधिकार नहीं है। हमारे बचाव के लिए किसी को भेजना फ्रांसीसी सरकार के फरार अपराधी की मदद करने जैसा होगा। ये नहीं होने वाला। अगर तुम अपनी एम्बेसी में चले जाओ और उनसे पनाह के लिए अनुरोध करो तो और बात है, लेकिन उनसे मोर्चे पर तैनात फ्रेंच पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करना कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? लैंगडन ने अपना पर्स निकालकर चेक किया और बोला, $100, कुछ यूरो। क्यों? क्रेडिट कार्ड्स हैं? हाँ हैं। सोफी ने कार को दौड़ाया तो लैंगडन ने महसूस किया कि वो कोई योजना बना रही है। उसने कहा, हम फिलहाल तो उनसे बच निकले हैं, लेकिन अगर हम इसी कार में रहे तो हम अगले 5 मिनट भी नहीं गुजार पाएंगे। लैंगडन ने मन ही मन कहा, तो कोई दूसरी चुरा लो, अब हम अपराधी तो बन ही गए हैं। लेकिन ऊपर से उसने कहा, तुम क्या करने का सोच रही हो? मुझ पर भरोसा रखो। कुछ मोड़ और घूमने के बाद सोफी ने आखिरकार एक जगह ले जाकर गाड़ी रोक दी। ये रेलवे स्टेशन था।
सड़क के उस पार पार्किंग के लिए काफी जगह मौजूद थी, लेकिन वहां जाने के बजाय सोफी अपनी कार को टैक्सियों की लाइन के पीछे ले गई और उसे वहां खड़ा कर दिया। इससे पहले कि लैंगडन पूछता कि ये क्या हो रहा है, वो कार से बाहर निकल गई और तेजी से सामने खड़ी एक टैक्सी के पास जाकर उसके ड्राइवर से कुछ बात करने लगी। लैंगडन कार से नीचे उतरा और उसने देखा कि सोफी ने टैक्सी ड्राइवर को नोटों की एक बड़ी गड्डी पकड़ा दी थी। ड्राइवर ने सिर हिलाया और लैंगडन को ये देखकर हैरानी हुई कि वो उनको लिए बिना ही टैक्सी लेकर सरपट वहां से भाग गया। क्या हुआ? लैंगडन ने सोफी से पूछा। स्टेशन के मुख्य द्वार के भीतर घुसती हुई सोफी बोली, चलो, हम पेरिस से बाहर जाने के लिए अगली ट्रेन के 2 टिकट खरीद रहे हैं। लैंगडन तेजी से उसके साथ चलने लगा। जिस चीज की शुरुआत यूएस एम्बेसी के लिए 1 मील भागने से हुई थी, अब वो पेरिस से ही पूरी तरह निकल जाने में तब्दील हो गई थी। लैंगडन को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अध्याय 34। सोफी ने वो लैंगडन को हाथ पकड़कर टिकट खिड़की की ओर ले गई और उसे अपने क्रेडिट कार्ड से 2 टिकट खरीदने का आदेश दिया। दुविधा में फंसा लैंगडन बुदबुदाया, लेकिन क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करना तो 1 सेकंड का काम है। अरे इसीलिए तो, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। लैंगडन ने और कोई सवाल ना करना ही बेहतर समझा। टिकट खरीदकर वो प्लेटफॉर्म की तरफ जाने की बजाय उसका हाथ पकड़े उल्टी दिशा की ओर चल दी। काफी दूर चलने के बाद वो उसे स्टेशन के पिछली तरफ एक सुनसान सड़क पर ले गई। वहां पर एक अकेली टैक्सी खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने सोफी को देखा और रोशनी झपकाई। सोफी उछलकर पिछली सीट पर बैठ गई। लैंगडन भी उसके पीछे जा बैठा। जैसे ही वे वहां से आगे बढ़े, सोफी ने अभी अभी खरीदे गए टिकट फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिए। लैंगडन ने गहरी सांस ली। $70 बढ़िया खर्च हुए। सोफी ने टैक्सी ड्राइवर से शहर के बाहर निकल चलने को कहा था और उसके जबड़े जिस तरह कसे हुए थे, उन्हें देखकर लैंगडन को लग रहा था कि वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। आराम से बैठकर उसने उस सलीब-नुमा चाबी को खिड़की के पास ले जाते हुए और अपनी आंखों के नजदीक लाते हुए एक बार फिर से गौर से देखा। वो किसी ऐसे निशान की खोज कर रहा था जिससे ये पता चल सकता कि वो चाबी कहाँ पर बनाई गई थी। काफी देर देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस चित्र के पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं था? नहीं, सोफी ने दृढ़ निश्चय भरे स्वर में कहा। जो कुछ था बस यही था। लैंगडन ने अब उसकी डंडी को बारीकी से देखना शुरू किया। आंखें सिकोड़ते हुए वो चाबी को अपनी आंखों के बिल्कुल नजदीक ले गया और ऊपरी हिस्से को ठीक से जांचने लगा। वहां भी कुछ नहीं था, लेकिन उसे एक हल्की सी गंध का एहसास हुआ, अल्कोहल जैसी गंध। उसने उसे ध्यान से सूंघा और इस बार गंध पहले से अधिक तेज महसूस हुई। उसने चाबी को रोशनी की ओर मोड़ा और क्रॉस की चिकनी सतह को देखने लगा। वो कहीं कहीं से झिलमिलाती हुई प्रतीत हुई, जैसे गीली हो। लैंगडन तुरंत सोफी की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम्हारे पास वो अल्ट्रावायलेट टॉर्च अभी भी है? सोफी ने जेब में हाथ डालकर लाइट उसे पकड़ा दी। लैंगडन ने उसका बटन दबाया और रोशनी को चाबी के ऊपर फेंका। पिछला हिस्सा चमकने लगा। उस पर कुछ लिखा हुआ था। दोनों ने फुर्ती से झुककर उन शब्दों को देखा। उस पर लिखा था 24 र्यू हेक्सो। मेरे दादा ने इस पर कोई पता लिखा है? ये जगह है कहाँ पर? लैंगडन ने पूछा। सोफी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या आप र्यू हेक्सो इलाके को जानते हैं? ड्राइवर ने पल भर सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसने बताया कि वो जगह पेरिस की पश्चिमी सीमा पर टेनिस स्टेडियम के करीब थी। सोफी ने उससे तुरंत वहां ले चलने को कहा और फिर से चाबी के बारे में अनुमान लगाने लगी कि 24 र्यू हेक्सो पर उन्हें क्या मिल सकता है। उसके दिमाग में एक बार फिर से उस गुप्त अनुष्ठान की तस्वीरें घूमने लगीं जिसे उसने 10 बरस पहले देखा था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, रॉबर्ट, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इस प्रायरी ऑफ सायन के बारे में वो सब बताओ जो तुम जानते हो। अध्याय 35। लुव्र की गैलरी में खड़ा फैश गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा था जब लुव्र का वार्डन उसे बता रहा था कि किस तरह सोफी और लैंगडन ने उसे निहत्था कर दिया था। तभी कोल ने आकर उसे सूचना दी, सर, एजेंट नेवू की कार का पता चल गया है। वे लोग स्टेशन गए हैं और वहां से उन्होंने 2 टिकट खरीदे हैं।
फैश मन ही मन बुदबुदाया, ये जरूर एक झांसा है। फिर उसने कोल से कहा, ठीक है, अगले स्टेशन को अलर्ट भेज दो, ट्रेन को रुकवाओ और तलाशी करवाओ, उसकी कार को वहीं रहने दो, सादे कपड़ों में निगरानी के लिए लोगों को तैनात कर दो, हो सकता है वे कार लेने वापस आएं। अपने आदमियों को स्टेशन के आसपास लगा दो। क्या स्टेशन से बसें चल रही हैं? जी नहीं सर, सिर्फ टैक्सियां हैं। सारे टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करो, जो कंपनी वहां टैक्सियां भेजती है उससे संपर्क करो और सारी टैक्सियों पर नजर रखने के लिए कहो। मैं इंटरपोल को फोन कर रहा हूं। आप इसे वायर पर डाल रहे हैं सर? हाँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अध्याय 36। गाड़ी में बैठा लैंगडन सोच रहा था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। इस ब्रदरहुड का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा समय में फैला हुआ था। रहस्यों, ब्लैकमेलिंग, विश्वासघात और यहाँ तक कि एक गुस्साए हुए पोप के हाथों क्रूर यातना की एक हैरान कर देने वाली दास्तान थी ये। उसने कहना शुरू किया, द प्रायरी ऑफ सायन की स्थापना यरूशलेम में सन 1099 में गॉडफ्रॉय नामक फ्रेंच राजा ने की थी। उस राजा के बारे में कहा जाता था कि उसके पास कोई बड़ा ही शक्तिशाली रहस्य था, ऐसा रहस्य जो ईसा के समय से ही उसके परिवार के पास था। इस डर से कि उसके मर जाने पर कहीं वो रहस्य खो न जाए, उसने एक गुप्त ब्रदरहुड बनाया जिसका नाम था द प्रायरी ऑफ सायन। उसने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस रहस्य को आगे ट्रांसफर करते हुए उसकी रक्षा करे। यरूशलेम के अपने वर्षों के दौरान द प्रायरी को कुछ गुप्त दस्तावेजों की जानकारी मिली जो हेरोड के उस देवालय के खंडरों के तले छिपे हुए थे जिसे कभी सोलोमन के देवालय के खंडरों पर बनाया गया था। उनका यकीन था कि वे दस्तावेज गॉडफ्रॉय के शक्तिशाली रहस्य की पुष्टि करते थे और इस कदर विस्फोटक थे कि उन्हें प्राप्त करने के लिए चर्च कोई कसर नहीं छोड़ती। द प्रायरी ने प्रण किया कि चाहे कितना ही वक्त क्यों न लगे, वो उन दस्तावेजों को बरामद करके ही रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इस काम के लिए द प्रायरी ने एक सैनिक संगठन तैयार किया, 9 योद्धाओं का एक समूह जिसे नाम दिया गया ऑर्डर ऑफ द पुअर नाइट्स ऑफ क्राइस्ट एंड द टेम्पल। लेकिन इनका कहीं ज्यादा लोकप्रिय नाम है नाइट्स टेम्पलर। उसकी ये बात सुनकर सोफी के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन टेम्पलरों को तो पवित्र भूमि की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। ये एक आम गलतफहमी है। तीर्थयात्रियों की रक्षा करना वो आड़ थी जिसके पीछे छिपकर टेम्पलर अपनी मुहिम चलाया करते थे। पवित्र भूमि पर उनका असली मकसद था देवालय के खंडरों के नीचे से उन दस्तावेजों को बरामद करना। तो क्या वो दस्तावेज उन्हें मिले? ये बात पक्के तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन जिस बात पर सारे विद्वान सहमत हैं वो ये है कि उन योद्धाओं ने खंडरों से कोई ना कोई चीज ढूंढ जरूर निकाली थी, एक ऐसी चीज जिसने उन्हें रातों रात बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और धनी बना दिया था। इस बारे में कोई नहीं जानता कि उन्होंने वेटिकन को ब्लैकमेल किया या चर्च ने खुद ही कुछ ले देकर उनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन पोप इनोसेंट II ने उसी वक्त एक बहुत ही अजीब फतवा जारी किया था जिसने टेम्पलर नाइटों को अंतहीन शक्तियां प्रदान की थीं और उन्हें अपने आप में एक कानून घोषित कर दिया था, एक ऐसी स्वतंत्र सेना जो राजाओं, धर्माध्यक्षों सभी के धार्मिक और राजनीतिक हस्तक्षेप से पूरी तरह आज़ाद थी। वेटिकन से मिली इस नई आज़ादी के सहारे उन लोगों ने संख्या और राजनैतिक शक्ति दोनों ही दृष्टियों से बहुत तेज गति से अपना विस्तार किया और 1 दर्जन से ज्यादा देशों में अपनी जागीरें खड़ी कर लीं। वे राज परिवारों को लोन देने लगे और बदले में ब्याज वसूल करने लगे। इस तरह उन्होंने आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव डाली और इससे उनकी संपत्ति और प्रभाव का और भी ज्यादा विस्तार हुआ। सन 1300 तक आते आते उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि पोप क्लेमेंट V को फैसला करना पड़ा कि उन्हें दबाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। फ्रांस के राजा फिलिप चौथे के साथ मिलकर पोप ने एक गुप्त योजना तैयार की जिसका उद्देश्य था टेम्पलरों को कुचलना और उनके खजाने पर कब्जा करके उस रहस्य को अपने कब्जे में लेना। CIA की तरह की सैन्य पैंतरेबाजी इस्तेमाल करते हुए पोप क्लीमेंट ने मुहरबंद आदेश जारी किए जिन्हें शुक्रवार 13 अक्टूबर 1307 को एक साथ पूरे यूरोप में खोला जाना था। 13 तारीख को सुबह उन दस्तावेजों की मोहरें खोली गईं और उनके अंदर लिखा मजमून सबके सामने आया।
क्लीमेंट के खत में दावा किया गया था कि ईश्वर ने उसे सपने में दर्शन दिए थे और चेतावनी दी थी कि नाइट्स टेम्पलर विधर्मी और शैतान पूजा करने वाले, क्रॉस को अपवित्र करने वाले और ऐसे ही बहुत सारे अन्य कामों के लिए अपराधी थे। ईश्वर ने पोप को आदेश दिया था कि वो धरती का शुद्धिकरण करे और इन सारे नाइट्स को गिरफ्तार करके मार डाले। क्लीमेंट का ये छलपूर्ण अभियान बहुत ही कामयाब हुआ। उस दिन हजारों नाइट्स को पकड़ा गया, उन्हें बेरहमी के साथ यातनाएं दी गईं और अंत में उन्हें जलाकर मार दिया गया। इस त्रासदी की गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। शुक्रवार की 13 तारीख को आज तक दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। तो क्या सारे नाइट टेम्पलर्स खत्म कर दिए गए थे? सोफी ने पूछा। नहीं, क्लेमेंट के झूठे आरोपों और उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद नाइट्स के भी काफ़ी शक्तिशाली सहयोगी थे और उनमें से कुछ वेटिकन के इस अभियान से बच निकले थे। उनका शक्तिशाली खजाना, जो उनकी सारी ताकत का मुख्य स्रोत था, वो क्लेमेंट का असली निशाना था, लेकिन उसे वो नहीं खोज पाया। ये दस्तावेज काफ़ी लंबे अरसे तक टेम्पलर्स के गुप्त संस्थापकों यानी द प्रायरी ऑफ सायन के पास रखे गए। जब वेटिकन प्रायरी के नज़दीक पहुंच गया तो प्रायरी ने उनको रातों रात पेरिस के एक मठ से निकालकर टेम्पलर जहाज़ों में पहुंचा दिया। उसके बाद वे दस्तावेज कहाँ गए? सोफी ने पूछा। इस रहस्य का जवाब सिर्फ प्रायरी के पास है। उनके बारे में माना जाता है कि वे कई बार यहाँ से वहाँ पहुँचाए जा चुके हैं। ताज़ा अनुमान के मुताबिक वो यूनाइटेड किंगडम में कहीं पर हैं। 1000 साल तक इस रहस्य के बारे में अनेकों किस्से फैलते रहे हैं। दस्तावेजों का वो पूरा कलेक्शन उसकी ताकत और उसमें निहित रहस्य को एक इकलौते नाम से जाना जाने लगा और वो नाम है सांग्रियाल। इसके बारे में सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत से लोग लगातार इसकी तलाश में लगे रहते हैं। सांग्रियाल एक बड़ा ही प्राचीन शब्द है। बरसों के दौरान ये अब एक दूसरे शब्द का रूप ले चुका है, एक आधुनिक नाम। और जब मैं तुम्हें इसका आधुनिक नाम बताऊंगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। सच तो ये है कि इस दुनिया में करीब करीब हर किसी ने सांग्रियाल का किस्सा सुन रखा है। मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, सोफी ने कहा। बिल्कुल सुना है, लैंगडन ने मुस्कुराते हुए कहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम इसे होली ग्रेल या पवित्र ग्रेल के नाम से जानती हो। अध्याय 37। सोफी ने टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे लैंगडन को ध्यान से देखा। यह आदमी मजाक कर रहा है, उसने कहा। होली ग्रेल? लेकिन होली ग्रेल तो एक चैलिस यानी कि एक प्याला है। तुमने मुझसे अभी अभी ये कहा कि सांग्रियाल दस्तावेजों का एक कलेक्शन है जिसमें कुछ अंधेरे रहस्य छिपे हुए हैं। हाँ, लेकिन सांग्रियाल के दस्तावेज होली ग्रेल के खजाने का सिर्फ आधा हिस्सा हैं। वो खुद उस ग्रेल के साथ ही दफन है और उसका सच्चा अर्थ उनमें छिपा हुआ है। इन दस्तावेजों ने टेम्पलर नाइटों को इतनी शक्ति दी ही इसलिए थी क्योंकि ये पन्ने ये बताते हैं कि ग्रेल असल में है क्या चीज। सोफी अब और भी ज्यादा हैरान थी। बाकी आम लोगों की तरह उसे भी यही पता था कि होली ग्रेल वो प्याला था जिससे ईसा मसीह ने लास्ट सपर यानी अंतिम भोज के दौरान वाइन पी थी और जिसमें बाद में उनका खून इकट्ठा किया गया था। लैंगडन ने धीमी आवाज में कहा, द प्रायरी ऑफ सायन के हिसाब से होली ग्रेल कोई प्याला बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि होली ग्रेल का किस्सा असल में एक चतुराई पूर्वक गढ़ा हुआ किस्सा है, यानी ग्रेल की कहानी में ग्रेल का मतलब प्याला नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती कोई और चीज है और जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी है। तभी अचानक टैक्सी के भीतर सोफी की चीख गूंज उठी। छोड़ो उसे, नीचे रखो उसे। लैंगडन ने देखा कि ड्राइवर अपना रेडियो माउथपीस पकड़े उसमें कुछ बोल रहा था। सोफी ने गजब की फुर्ती के साथ लैंगडन की जेब में से रिवॉल्वर निकाला और उसे ड्राइवर की खोपड़ी पर टिका दिया। गाड़ी रोको। कांपते हुए ड्राइवर ने कार रोक दी। नीचे उतरो। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर गया। तब जाकर लैंगडन को डैशबोर्ड से आती टैक्सी कंपनी के डिस्पैचर की फ्रांसीसी में बोलती कर्कश आवाज सुनाई दी। सोफी नेवू किसका नाम है? रॉबर्ट लैंगडन किसका नाम है? यानी उन्होंने हमें ढूंढ निकाला है। लैंगडन के बदन में कंपकंपी दौड़ गई।
सोफी ने अपनी खिड़की का कांच खोल दिया था और वो अपनी पिस्तौल को अभी भी टैक्सी ड्राइवर पर ताने हुए थी। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, रॉबर्ट, स्टीयरिंग संभालो, ड्राइव तुम करोगे। अध्याय 38। हालांकि उस मकान का वो सादा सा कमरा ढेरों यातनाओं का गवाह रहा था, लेकिन सिलास को शक था कि इस वक्त उसकी काया जो यातना झेल रही थी उसका मुकाबला कोई और चीज कभी कर सकती थी। मेरे साथ छल किया गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने सारा काम बिगाड़ दिया। ब्रदरहुड के लोगों ने उससे झूठ बोला था। उन्होंने अपने असली रहस्य को उजागर करने की बजाय मौत को चुनना ज्यादा पसंद किया था। सिलास टीचर को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सिलास ने न सिर्फ उन चारों लोगों को मार डाला था जो ये जानते थे कि कीस्टोन कहाँ पर छिपा हुआ था, बल्कि उसने सेंट सुलिपीस के अंदर एक नन की भी हत्या कर दी थी। आवेग में आकर किए गए अपराध के तौर पर उस औरत की मौत ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। बिशप अरिंगारोसा के फोन से वो उस चर्च में दाखिल हुआ था, यानी इस बात का सीधा सीधा संदेह बिशप के ऊपर जाने वाला था। मैंने बिशप को खतरे में डाल दिया है। सिलास ने सूनी निगाहों से फर्श को देखा और अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार अरिंगारोसा ने ही तो सिलास को जीवन प्रदान किया था। स्पेन के पादरी के उस छोटे से घर में उसे पढ़ाया लिखाया था, जीने का उद्देश्य दिया था। अरिंगारोसा ने उस वक्त उससे कहा था, मेरे दोस्त, तुम एक एल्बिनो यानी सूरजमुखी व्यक्ति के रूप में जन्मे हो, इसके लिए कोई तुम्हें शर्मिंदा ना करने पाए। क्या तुम इस बात को नहीं समझते कि यही चीज तुम्हें कितना खास बनाती है? क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि नोहा खुद भी एल्बिनो थे? नोहा ऑफ आर्क? सिलास ने ये बात कभी नहीं सुनी थी। अरिंगारोसा मुस्कुरा रहा था। हाँ, नोहा ऑफ आर्क, वो भी एल्बिनो थे। तुम्हारी तरह ही उनकी चमड़ी भी किसी देवदूत की तरह सफेद थी। जरा इस पर विचार करो। नोहा ने पृथ्वी के समूचे जीवन की रक्षा की थी। तुम भी वैसे ही महान कर्म करने के लिए बने हो। ईश्वर ने तुम्हें एक मकसद दिया है। तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य पड़ा है। प्रभु को अपने काम के लिए तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो प्रभु का वो काम ठीक से नहीं कर पाया था। लकड़ी के फर्श पर झुकते हुए सिलास ने क्षमा याचना से भरी प्रार्थना की। फिर एक बार फिर से अपना हाथ अनुशासन यानी डिसिप्लिन की ओर बढ़ा दिया। अध्याय 39। गियर शिफ्ट के साथ जूझते हुए लैंगडन बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस टैक्सी को कुछ किलोमीटर चला पाया। उसके बाद उसने एक सुनसान कोने में कार रोक दी और सोफी से बोला, ये कार चलाना मेरे बस का नहीं, मैं ऑटोमेटिक चलाता हूँ। बेहतर होगा कि तुम ही ड्राइव करो। सोफी उछलकर स्टीयरिंग पर जा बैठी और उसने 100 से भी ऊपर की स्पीड पर गाड़ी दौड़ा दी। र्यू हेक्सो है किस तरफ? लैंगडन ने पूछा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा था कि वो टेनिस स्टेडियम के बाजू में है। मैं उस इलाके को जानती हूँ, सोफी ने कहा। लैंगडन ने वो चाबी एक बार फिर अपनी जेब से निकाली और अपनी हथेली पर रखकर उसे देखने लगा। ये एक बहुत ही असाधारण महत्व रखने वाली चाबी थी। बहुत मुमकिन था कि वो खुद उसकी आज़ादी की भी चाबी निकले। तभी अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, कहीं ये चाबी हमें होली ग्रेल तक तो नहीं ले जाने वाली। फिर अपने ख्याल के बेतुकेपन पर वो हंस पड़ा। तभी अचानक सोफी ने भी ठीक वही बात दोहरा दी जो वो अभी अभी सोच रहा था। उसने कहा, रॉबर्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये चाबी होली ग्रेल के छिपे होने की जगह का ताला खोलती हो? ऐसी कल्पना करना भी बेकार है, लैंगडन ने कहा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ग्रेल यूनाइटेड किंगडम में किसी जगह छिपी हुई है, ना कि फ्रांस में। और हालांकि द प्रायरी ब्रदरहुड बहुत बड़ा है, लेकिन एक वक्त में उसके सिर्फ 4 सदस्यों को ही इस बात की जानकारी होती है कि ग्रेल किस जगह पर छिपी हुई है। ग्रैंड मास्टर और उससे नीचे के लेवल के 3 ब्रदर्स। इसकी संभावना बहुत ही कम है कि तुम्हारे दादा इन 4 सबसे ऊपरी हस्तियों में से कोई रहे हों। तभी उन्हें खिड़की से बाहर टेनिस स्टेडियम नजर आया। लैंगडन अपने भीतर एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करने लगा। सोफी ने कार को घुमाते हुए स्टेडियम की ओर मोड़ दिया। कई रास्तों को पार करने के बाद उन्हें र्यू हेक्सो का चौराहा नजर आया। हमें 24 नंबर जाना है, लैंगडन ने मन में सोचते हुए नंबरों को देखना शुरू किया।
कुछ दूर चलने के बाद सोफी ने एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वो रहा 24। ये इमारत काफी आधुनिक थी, छोटे कद के एक दुर्ग जैसी, जिसके अगले भाग में सबसे ऊपर नियॉन लाइटों से बना समान आकार की भुजाओं वाला क्रॉस जगमगा रहा था। क्रॉस के नीचे ये शब्द लिखे थे, ज्यूरिख डिपॉजिटरी बैंक। यानी सोफी और लैंगडन एक स्विस बैंक के डिपॉजिटरी बॉक्स की चाबी लिए हुए थे। अध्याय 40। जैसे ही बिशप एरिंगारोसा ने अपनी गाड़ी के बाहर कदम रखा, हवा के एक तीखे झोंके ने उसके शरीर में सिहरन भर दी। जिस पादरी ने द्वार पर उसका स्वागत किया वो काफी उनीदा लग रहा था। ये वही पादरी था जिसने 5 महीने पहले भी एरिंगारोसा का स्वागत किया था। वो धीमे स्वर में बोला, वे लोग ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। एरिंगारोसा ने धीरे से उस कमरे में प्रवेश किया जहां पादरी उसे छोड़कर चला गया था। दूर कोने पर पड़ी एक लंबी मेज पर उसे 3 लोगों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जो आदमी बीच में बैठा हुआ था उसे वो तुरंत पहचान गया। भारी बदन वाला वेटिकन का सेक्रेटरी, वेटिकन सिटी के सारे कानूनी मसलों का ऑफिसर। बाकी 2 लोग ऊंची श्रेणी के इटालियन कार्डिनल्स थे। एरिंगारोसा आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। सचिव ने कहा, आपने उससे कहीं ज्यादा फुर्ती दिखाई है जितनी कि हमने उम्मीद की थी। आपके पास अभी भी एक पूरा महीना बाकी है। हम इस बात से बहुत खुश हैं। एरिंगारोसा की नजरें एक काले लंबे ब्रीफकेस पर जाकर रुक गईं। क्या ये वही है जिसका मैंने अनुरोध किया था? हाँ, वही है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि आपके इस अनुरोध को लेकर हम चिंता में हैं, सचिव ने कहा। एक कार्डिनल ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इसे आपके पास किसी बैंक के मार्फत भेजें? रकम बहुत ज्यादा है। आज़ादी महंगी ही होती है। मुझे अपनी सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है। ईश्वर मेरे साथ है, एरिंगारोसा ने कहा। ये उतना ही है ना जितने का मैंने आग्रह किया था? सचिव ने हाँ में सिर हिलाया। ये वेटिकन बैंक के बड़े मूल्य के बेयरर बॉन्ड हैं। दुनिया में कहीं पर भी इनके बदले नकद रकम प्राप्त की जा सकती है। एरिंगारोसा मेज के दूसरे सिरे तक गया और उसने ब्रीफकेस को खोलकर देखा। अंदर बॉन्ड्स की 2 मोटी गड्डियां थीं, जिनमें से हर एक पर वेटिकन की स्टैंप लगी थी और उनके ऊपर बेयरर बॉन्ड लिखा हुआ था, जिससे वो बॉन्ड कोई भी व्यक्ति भुना सकता था। सचिव थोड़ा टेंशन में लग रहा था। मुझे कहना ही होगा बिशप कि हम सभी कुछ कम डर महसूस करते अगर ये धन नकदी में होता। ब्रीफकेस को बंद करते हुए एरिंगारोसा ने कहा, बॉन्ड नकदी के रूप में एक्सचेंज किए जा सकते हैं, आपने खुद ही तो कहा। दोनों कार्डिनल्स ने एक दूसरे की ओर बेचैन नजरों से देखा। फिर अंत में उनमें से एक बोला, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड सीधे वेटिकन बैंक से जुड़े हुए हैं। एरिंगारोसा मन ही मन मुस्कुराया। इसीलिए तो टीचर ने कहा था कि एरिंगारोसा को वेटिकन बैंक के बॉन्ड्स के रूप में ही पैसा प्राप्त करना है। ये एक तरह का बीमा था। अब हम सब इस काम में साथ साथ हैं, उसने मन ही मन सोचा। ऊपर से उसने कहा, ये पूरी तरह से कानूनी लेन देन है। ओपस डेई वेटिकन सिटी का अपना धर्माधिकार क्षेत्र है और पोप जैसा उचित समझते हैं उस तरह से पैसे को वितरित कर सकते हैं। यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आप इस रकम से क्या करने का इरादा रखते हैं। अगर ये किसी तरह से गैर कानूनी हुआ तो वेटिकन का नाम इसमें फिजूल में फंस जाएगा। मैं इस पैसे का क्या करता हूँ ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। ये बात पहले ही हमारे बीच तय हो चुकी थी। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर एरिंगारोसा ने कहा, मेरा ख्याल है आपको मुझसे कहीं पर साइन लेने होंगे। उन्होंने जल्दी से उसकी ओर एक कागज बढ़ा दिया, मानो वे कामना कर रहे हों कि एरिंगारोसा जल्दी से जल्दी वहां से चला जाए। एरिंगारोसा ने सामने पड़े कागज को देखा। उस पर पोप की स्टैंप लगी थी। ये वही कागज है ना जिसकी कॉपी आपने मुझे भेजी थी? उसने पूछा। बिल्कुल वही है। एरिंगारोसा ने उस पर साइन किए और तीनों आदमियों ने राहत की सांस ली। शुक्रिया बिशप, चर्च के लिए आपकी सेवाएं कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। एरिंगारोसा ने बिना एक भी शब्द कहे ब्रीफकेस उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया।
इससे आगे की कहानी के लिए सुने द विंची कोड का भाग 4।